दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में पहली बार उड़ान भरने वाले उन 10 विमानों के बारे में जो इंसान के सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी बने। एक ऐसा समय था जब लोग सिर्फ आसमान की तरफ देखकर सोचते थे, काश कुछ मिनट के लिए उड़ पाते। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वाकई उड़ने के लिए कुछ बना रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो उड़ेंगे या नहीं, जिंदा भी बचेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी वो लगे रहे और उन्हीं कोशिशों से जन्म हुआ दुनिया के पहले उड़ने वाले विमानों का। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने धरती को छोड़कर पहली बार आसमान में अपना पैर रखा। यही वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ खुद नहीं उड़े बल्कि पूरी दुनिया को आसमान की उड़ान सिखा दी। आज हम कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान कभी नहीं था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उन 10 ऐतिहासिक विमानों की कहानी जिन्होंने इंसानी उड़ान की शुरुआत की। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपके लिए एकदम फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए वही सबसे बड़ा हौसला होता है। तो चलिए दोस्तों, इतिहास बदलने वाले उन पलों को अब करीब से महसूस करते हैं। नंबर 10, डेपर्डुसन मोनोप्लेन। साल 1910, फ्रांस। अर्मंड डेपर्डुसन, एक सिल्क व्यापारी और विमानन में रुचि रखने वाले व्यक्ति ने सोसाइटी डी प्रोडक्शन डेस एरोप्लेन्स डेपर्डुसन SPAD नाम की कंपनी के जरिए एक नया विमान बनवाया, जिसे आज हम कहते हैं डेपर्डुसन मोनोप्लेन। यह विमान अपने समय से कहीं आगे था। मोनोप्लेन डिजाइन यानी इसमें सिर्फ एक जोड़ी पंख थे, जो उस समय के बाइप्लेन डिजाइनों से बिल्कुल अलग और हल्के थे। फ्रेम लकड़ी का बना था, ज्यादातर स्प्रूस और ऐशवुड, जो हल्के लेकिन मजबूत होते हैं। पंखों और बॉडी को फाइन कैनवास कपड़े से ढंका गया था। इसे उड़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ था एक ग्नोम रोटरी इंजन, जो 50 से 100 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाला था। इसमें एक ओपन कॉकपिट होता था, जिसमें पायलट सामने की ओर बैठता था और उसे खुले आकाश में मशीन को नियंत्रित करना पड़ता था। इसे खास तौर पर रफ्तार और दूरी दोनों के लिए डिजाइन किया गया था। इसका वजन लगभग 250 से 300 किलोग्राम के बीच था, जो उस समय के दूसरे विमानों के मुकाबले हल्का था। इस विमान की पहली सफल उड़ान 1910 में फ्रांस में की गई थी, लेकिन असली उपलब्धि तब हुई जब इसने 1912 में गॉर्डन बेनेट ट्रॉफी जीत लिया, एक अंतर्राष्ट्रीय रेस जिसमें इसने करीब 105.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। इसके उड़ान का तरीका काफी स्थिर था और इसे बहुत जल्दी उड़ान भरने योग्य बना दिया गया था। डेपर्डुसन मोनोप्लेन उस समय का एक तेज, टिकाऊ और सटीक इंजीनियरिंग का उदाहरण माना गया। बाद में इसी डिजाइन को आधार बनाकर कई लड़ाकू विमान तैयार किए गए। यह विमान एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने ये साबित कर दिया कि अब विमान केवल उड़ने की मशीन नहीं, बल्कि गति और तकनीक की दौड़ में भी शामिल हो चुके हैं। नंबर 9, फॉकर स्पिन। साल 1910 में डच विमान निर्माता और इंजीनियर एंटोन फॉकर ने पहला विमान बनाया, जिसका नाम था फॉकर स्पिन। स्पिन का अर्थ होता है मकड़ी, क्योंकि इसके पंखों का डिजाइन मकड़ी के जाले जैसा दिखता था, जो इसे एक अनोखा और पहचानने योग्य रूप देता था। यह एक बाइप्लेन था, यानी इसमें 2 जोड़ी पंख ऊपर और नीचे लगी थीं। इसके पंख लकड़ी के फ्रेम पर कैनवास के कपड़े से ढके हुए थे। विमान का फ्रेम हल्की लकड़ी और लोहे की तारों से बना था, जो मजबूती के साथ साथ वजन को कम रखने में मदद करता था। फोकर स्पिन में लगाया गया था एक 40 हॉर्स पावर का इंजन, जो उस समय के शुरुआती इंजन थे, और यह इंजन विमान के पीछे लगे प्रोपेलर को घुमाता था। कुल मिलाकर विमान का वजन लगभग 300 किलो था। यह डिजाइन खास तौर पर स्थिर उड़ान के लिए तैयार किया गया था, ताकि शुरुआती पायलट भी इसे आसानी से उड़ा सकें। इस विमान का पहला सफल उड़ान परीक्षण 1910 में ही हुआ था, और इसके उड़ान भरने की दूरी और समय के रिकॉर्ड तो बहुत कम उपलब्ध हैं, लेकिन इतना पता है कि इसने डच विमानन के इतिहास में पहला ठोस कदम रखा। इसके बाद फॉकर ने लगातार सुधार करते हुए अपने मॉडल्स को विश्व स्तरीय बना दिया। जहां तक दुर्घटना की बात है, फोकर स्पिन के शुरुआती परीक्षणों में कोई बड़ी दुर्घटना रिकॉर्ड नहीं की गई है। फॉकर ने इस विमान की डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया था, जिससे यह अपेक्षाकृत सुरक्षित माना गया। फोकर स्पिन के डिजाइन ने बाद के फॉकर विमान निर्माण की नींव रखी और इसे डच विमानन का पहला सफल विमान माना जाता है। इसने साबित कर दिया कि छोटी लेकिन मजबूत मशीनें भी आसमान में अपनी पहचान बना सकती हैं। नंबर 8, शॉर्ट बाइप्लेन। नंबर 1, साल 1909 में ब्रिटिश भाई हॉरिस और यूस्टस शॉर्ट ने एक ऐसी उड़ने वाली मशीन बनाई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसका नाम था शॉर्ट बाइप्लेन नंबर 1। ये कोई आम विमान नहीं था। इसकी बनावट और डिजाइन देखने में कुछ ऐसी थी कि जिसे देखो उसका दिमाग घूम जाए। सोचिए,
ऊपर और नीचे 2 जोड़ी बड़े बड़े पंख जो कैनवास के बने थे, पर असली ध्यान जाता था उन लंबी लंबी लोहे की डंडियों, तारों पर जो पूरे विमान के फ्रेम को आपस में बांधे हुए थीं। ये डंडियां इतनी लंबी थीं कि मशीन के चारों तरफ जाल बिछा हो, और मानो ये विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ मकड़ी का जाला हो। विमान का पीछे का हिस्सा भी कम अजीब नहीं था, एक प्रकार का पूंछ जैसा हिस्सा जो हवा में संतुलन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इसे देखकर लोगों को हमेशा अजीब एहसास होता था। यह विमान लगभग 350 किलो वजन का था, जिसमें वो सारे लंबी डंडियां भी शामिल थीं। इंजन था लगभग 40 हॉर्स पावर का, जो इस भारी और जटिल संरचना को आसमान तक ले जाने की कोशिश करता था। इस उड़ान की पहली कोशिश इंग्लैंड के हेडर्न फील्ड पर हुई, और जब ये मशीन जमीन से उठी तो हर किसी के होश उड़ गए। कैसे कोई इस अजीब तारों से घिरे विमान से उम्मीद कर सकता था कि यह आसमान में उड़ पाएगा? लेकिन उड़ान भरी, और वह भी सफलतापूर्वक। इतना ही नहीं, इस विमान की बनावट और उसकी डंडियों का जाल इतना खास था कि बाद में इस डिजाइन को देखकर कई विमान निर्माताओं ने इसे प्रेरणा माना। यह विमान दिखने में जितना अजीब था, उतना ही प्रभावशाली और इतिहास रचने वाला था। अगर आप इसे करीब से देखें तो ये एक जादुई मशीन लगती है, जो तारों की जंजीरों में बंद फिर भी उड़ान भरने के लिए बेकरार। यही शॉर्ट बाइप्लेन नंबर 1 ने ब्रिटेन की उड़ान की दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई। नंबर 7, एंटोनेट आइवी। साल था 1909, और फ्रांस में एक व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, लियोन लेववासुर। वही व्यक्ति जिसने बनाया था एंटोनेट 4, एक ऐसा मोनोप्लेन जिसने उस दौर की सोच और तकनीक को चुनौती दी। एंटोनेट 4 को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने हवा में तैरने वाला एक लंबा चमकदार तीर बना दिया हो। इसकी बनावट में इस्तेमाल की गई थी लकड़ी, तार और कैनवास, लेकिन उसे इतनी बारीकी से गढ़ा गया था कि वो मशीन नहीं, किसी कलाकार का काम लगता था। इस विमान की सबसे खास बात थी इसका आगे की ओर नुकीला नाक, जिसमें लगा था एक घूमने वाला पंखा, प्रोपेलर। ये पंखा इंजन की ताकत से घूमता था, और उसी से ये विमान हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता था। और पीछे था इसका अनोखा पूंछ वाला डिजाइन, जो एक साधारण पूंछ नहीं बल्कि एक संतुलन साधने वाला सिस्टम था। ये पूंछ हवा के बहाव को तोड़ती थी और विमान को डगमगाने से रोकती थी। यह डिजाइन उस समय के बाकी विमानों से अलग और कहीं ज्यादा प्रभावी था। अब बात करें इसके दिल की, तो इसमें लगा था एंटोनेट V8 इंजन, 50 हॉर्स पावर की ताकत वाला। ये इंजन लियोन लेवावासुर ने खुद डिजाइन किया था, और यही इंजन इस पूरे विमान की आत्मा था। इसका वजन करीब 300 किलो था। पंख लंबे, पतले और चपटे थे, और पूरा ढांचा देखने में इतना हल्का लगता था कि किसी को यकीन ही नहीं होता था कि ये वाकई उड़ सकता है। लेकिन 1909 में जब पहली बार एंटोनेट आवी ने खुले आकाश में उड़ान भरी, तो हर दर्शक स्तब्ध रह गया, क्योंकि इतनी नाजुक दिखने वाली मशीन हवा में इतनी स्थिर, इतनी सुंदर और संतुलित उड़ रही थी जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने ऊपर उठा रखा हो। जहां तक दुर्घटनाओं की बात है, इस विमान के शुरुआती परीक्षणों में कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं हुई। इसे तकनीकी रूप से काफी संतुलित और सुरक्षित माना गया। एंटोनेट 4 सिर्फ एक विमान नहीं था, ये एक संदेश था कि भविष्य की उड़ानें केवल ताकत पर नहीं बल्कि समझ, डिजाइन और कला पर टिकी होंगी। नंबर 6, एट्रिच तौबे। 1909 का साल, और ऑस्ट्रिया में एक नौजवान इंजीनियर था, आइगो एट्रिच, जिसकी नजरें आकाश में थीं और दिल में था एक सपना, ऐसा विमान बनाना जो बिल्कुल कुदरत के बनाए पक्षी जैसा दिखे और वैसे ही उड़ सके। इसी सोच से जन्म हुआ एट्रिच तौबे का। तौबे शब्द का मतलब होता है कबूतर, और सच में ये विमान देखने में भी बिल्कुल उड़ते हुए कबूतर जैसा लगता था। एट्रिच तौबे का डिजाइन आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इसका पंखों का आकार बिल्कुल परों जैसा था, आगे से चौड़ा और पीछे जाकर पतला, जैसे कोई पक्षी अपने पंख पूरी तरह फैला ले। पूरा ढांचा लकड़ी, कपड़े और तारों से तैयार किया गया था। इसमें लंबी मुड़ी हुई लोहे की डंडियां, टेंशन वायर्स लगी थीं, जो पंखों को आकार में बनाए रखती थीं और पूरे फ्रेम को संतुलित रखती थीं। इस विमान का सबसे अलग हिस्सा था उसका पूंछ का डिजाइन, जो पारंपरिक नहीं था। इसमें एक पतली सी पूंछ और उसके दोनों ओर पतले पतले नियंत्रण सतहें, रडर्स थे, जो उड़ान में दिशा और संतुलन बनाए रखते थे। दिखने में यह डिजाइन बिल्कुल किसी जैविक परिंदे के शरीर जैसा लगता था। एट्रिच तौबे में एक ऑस्ट्रो डाइमलर इंजन लगाया गया था, लगभग 65 हॉर्स पावर का। इसका वजन करीब 400 किलो था, और ये इतनी नरमी से उड़ता था कि जमीन से उठते ही लगता था
जैसे हवा ने उसे गोद में उठा लिया हो। तौबे ने अपनी पहली सफल उड़ान 1910 की शुरुआत में भरी थी, हालांकि इसका प्रोटोटाइप 1909 में ही तैयार हो चुका था। एट्रिच ने इस विमान को हवा की नैसर्गिक बनावट और पक्षियों के उड़ान सिद्धांतों पर आधारित किया था, और यही वजह है कि यह मशीन किसी भी दूसरी उड़ने वाली मशीन से अलग थी। जहां बाकी विमान सिर्फ उड़ने के लिए बनाए गए थे, एट्रिच तौबे को देखकर लोग भावुक हो जाते थे, क्योंकि ये कुदरत और इंसानी तकनीक का एक मिला-जुला करिश्मा था। इस विमान से जुड़ी कोई बड़ी दुर्घटना शुरुआती उड़ानों में दर्ज नहीं हुई, बल्कि इसकी उड़ान इतनी स्थिर और सुंदर थी कि कई देशों ने इसे जल्दी ही सैन्य प्रयोग के लिए भी अपनाया। नंबर 5, ब्लेरियोट XI 1909। और फ्रांस का एक नाम, लुई ब्लेरियो। इसी व्यक्ति ने वो कारनामा कर दिखाया जो उस वक्त पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन जैसा था। लुई ब्लेरियो ने बनाया था ब्लेरियोट XI, एक ऐसा मोनोप्लेन जो अपनी बनावट में जितना सीधा दिखता था, उतना ही अंदर से जटिल, संतुलित और खतरनाक रूप से साहसी था। ब्लेरियो XI एक सिंगल विंग वाला विमान मोनोप्लेन था। इसके लंबे और पतले पंख एक सीधी लकड़ी की बीम से जुड़े होते थे, जिनके नीचे लोहे की डंडियों, सपोर्टिंग वायर्स का जाल था, ताकि पंख अपनी जगह मजबूती से टिके रहें। इस विमान की नाक पर लगा था एक घूमता हुआ प्रोपेलर, जो एक 25 हॉर्स पावर का अंजानी 3 सिलेंडर इंजन से जुड़ा था। ये इंजन जितना छोटा था, उतना ही शक्तिशाली। पूरे विमान का वजन महज 250 से 300 किलो था, और इसकी बनावट इतनी हल्की थी कि लगता था जैसे हवा इसे अपने आप उठा लेगी। अब आता है वो पल जिसने इसे इतिहास में अमर कर दिया। 25 जुलाई 1909 लुईस ब्लेरियो ने अपने इसी विमान से इंग्लिश चैनल पार किया। ये वो समुद्री दूरी थी जिसे कभी किसी ने उड़कर पार नहीं किया था। लगभग 36 मिनट की उड़ान, तेज हवाएं, धुंध और कोई आधुनिक यंत्र नहीं। लेकिन जब ब्लेरियो डोवर के किनारे उतरे तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। ब्लेरियो XI अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, वो बन गया था उम्मीद का परिंदा। इस उड़ान से पहले कई परीक्षण उड़ानें हुई थीं, और 1-2 बार हल्की दुर्घटनाएं भी हुई थीं, जैसे लैंडिंग में संतुलन बिगड़ जाना या इंजन फेल हो जाना, लेकिन कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ। इस विमान की डिजाइन ने बाद में कई युद्धकालीन विमानों को प्रभावित किया। ब्लेरियो XI को कई देशों ने अपनाया, और लुईस ब्लेरियो की कंपनी एक समय पर यूरोप की सबसे अग्रणी विमान निर्माता बन गई। ब्लेरियो XI वो विमान था जिसने उड़ान को सीमाओं से आजाद कर दिया। ये एक संदेश था, अगर पंखों में दम हो तो समंदर भी रास्ता बन जाता है। नंबर 4, कर्टिस नंबर 1 1908, अमेरिका का न्यूयॉर्क। और एक नाम, ग्लेन हैमंड कर्टिस। इसी शख्स ने बनाया था कर्टिस नंबर 1, एक ऐसा विमान जो न तो दिखने में आम था और न ही सोच में। यह था अमेरिका का पहला ऐसा इंजन युक्त विमान जिसने राइट ब्रदर्स की एकाधिकार सोच को सीधी टक्कर दी। इस विमान को कर्टिस गोल्ड बग भी कहा गया, और जैसे ही इसे देखा जाता नाम सही लगता था। इसका पूरा ढांचा खुला हुआ था, कोई कॉकपिट नहीं, कोई ढकाव नहीं, एक खुली हड्डी जैसी मशीन जिसमें पायलट सामने ऐसे बैठता था जैसे किसी उड़ते हुए साइकिल पर हो। कर्टिस नंबर 1 एक बाइप्लेन था, मतलब इसके 2 पंख थे, ऊपर और नीचे, जो आपस में पतली लोहे की डंडियों और टेंशन वायर्स से जुड़े थे। पंखों के बीच की दूरी ज्यादा थी ताकि हवा का बहाव ज्यादा हो और संतुलन बना रहे। विमान के पीछे की तरफ पतली सी पूंछ थी जो 3 हिस्सों में बंटी थी। ऊंचाई, दिशा और संतुलन सब कुछ वहीं से नियंत्रित होता था। अब बात इंजन की करें तो इसमें था ग्लेन कर्टिस का खुद डिजाइन किया गया V8 इंजन, जो देता था करीब 40 हॉर्स पावर की ताकत। ये इंजन पहले मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कर्टिस ने इसे हवा में उड़ाने के लिए बदल डाला। पूरा विमान करीब 300 किलो वजनी था, लेकिन हल्का फुल्का फ्रेम इसे उड़ने के लिए तैयार बनाता था। इसने पहली उड़ान भरी 4 जुलाई 1908 को, और वो भी बिना किसी हादसे के। इस उड़ान में कर्टिस ने हवा में 1500 फीट की दूरी तय की, और वो भी लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। जहां राइट ब्रदर्स अपने डिजाइन को गुप्त रखते थे, कर्टिस ने खुलेआम दुनिया को दिखा दिया कि हाँ, उड़ान अब किसी एक का सपना नहीं, ये पूरी मानवता की दौड़ बन चुकी है। कर्टिस नंबर 1 से जुड़ी शुरुआती उड़ानों में कोई जानलेवा दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि कुछ टेस्ट उड़ानों में संतुलन बिगड़ने जैसी समस्याएं आईं, पर कर्टिस ने हर बार बदलाव किया और फिर से उड़ाया। कर्टिस नंबर 1 एक घोषणा थी, अब अमेरिका में सिर्फ राइट ब्रदर्स नहीं उड़ाएंगे, ग्लेन कर्टिस भी तैयार है
और उसके पंखों में दम है। नंबर 3, वॉइसन फार्मन आई। साल था 1907, जगह थी पेरिस और 2 नाम इतिहास में दर्ज हो रहे थे, गैब्रियल वॉइसन और हेनरी फरमान। इन्हीं 2 दिमागों ने मिलकर रचा था वॉइसन फरमान आई नाम का वो हवाई जहाज जिसने यूरोप की सबसे पहली लंबी और पूरी तरह से कंट्रोल की गई उड़ान को सच कर दिखाया। इस विमान को असल में गैब्रियल वॉइसन ने डिजाइन किया था, लेकिन इसे उड़ाया और बेहतर बनाया हेनरी फार्मन ने, इसलिए इसका नाम दोनों के नाम पर पड़ा, वॉइसन फार्मन वाई। अब जरा इसकी बनावट की बात करें तो ये एक बाइप्लेन था, यानी इसके ऊपर और नीचे 2 बड़े पंख थे जो आपस में लोहे की लंबी लंबी डंडियों और तारों से जुड़े थे। पूरा फ्रेम देखने में किसी खुली लकड़ी की सीढ़ी जैसा लगता था, लंबा, पतला और बहुत ही अलग किस्म का। इसके सामने की तरफ था एक पुशर प्रोपेलर, यानी इंजन विमान के पीछे था और पंखा पीछे की ओर से धक्का देता था, जो उस वक्त एक अनोखा डिजाइन माना जाता था। आगे की तरफ बैठा होता था पायलट, जिसके चारों तरफ सिर्फ तार और हड्डियों जैसा ढांचा होता था, और पीछे था इसका अजीब सा पूंछनुमा हिस्सा जिसमें 2 पतले लंबे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगे थे जो इसे उड़ान में संतुलन देने का काम करते थे। इसमें इस्तेमाल हुआ था एक 50 हॉर्स पावर का एंटोनेट इंजन जो पूरे ढांचे को जोर से पीछे की ओर धकेलता था। इसका वजन करीब 500 किलो था, भारी जरूर था, लेकिन इसके चौड़े पंखों ने इसे आकाश में टिकने लायक लिफ्ट दी। 13 जनवरी 1908 को हेनरी फरमान ने इसी विमान से 1 किलोमीटर लंबी उड़ान भरी, और वो भी बिना रुके, बिना डगमगाए। ये उड़ान सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये था यूरोप का पहला ऐसा प्रयास जिसमें विमान ने लगातार, नियंत्रित और साफ तौर पर तय दिशा में उड़ान भरी थी। इसी उड़ान ने फार्मन को फ्रांस का उड़ता बाज बना दिया। इस विमान से जुड़ी शुरुआती उड़ानों में किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना दर्ज नहीं हुई। फार्मन ने हर उड़ान से पहले इसका परीक्षण किया और बार बार डिजाइन को बेहतर बनाते रहे। नंबर 2, 14/20/1906। पेरिस की हवा में कुछ अजीब हो रहा था। एक लंबा, भारी और 4 कोनों से फैला हुआ ढांचा भीड़ के सामने तैयार खड़ा था। उसका नाम था 14/20 और इसे बनाया था एक ब्राजीलियाई वैज्ञानिक और पायलट, अल्बर्टो सैंटोस डुमोंट ने। वो इंसान जिसे बचपन से ही उड़ान का जुनून था और जो अक्सर अपनी जेब में घड़ी की तरह छोटा एयरशिप लेकर घूमता था। 14/20 नाम जितना अजीब था, उसका डिजाइन उससे भी ज्यादा अनोखा था। ये एक बाइप्लेन था, लेकिन आम बाइप्लेन से कहीं अलग। इसके दोनों पंख सामने की तरफ निकले हुए थे, लगभग ऐसे जैसे किसी चौकोर बॉक्स को हवा में तैरने के लिए खोल दिया गया हो। विमान का ढांचा बांस की छड़ों, कपड़े और तारों से बना था और ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ। पायलट भी खुली सीट पर बैठता था, किसी सुरक्षा कवच के बिना। इसके सामने की तरफ एक घूमता हुआ प्रोपेलर लगा था जो धातु के स्ट्रक्चर से जुड़ा था और इसे ताकत देता था एक 50 हॉर्स पावर का लेवावस्योर इंजन। इस इंजन को पीछे की ओर लगाया गया था ताकि वो प्रोपेलर को आगे की ओर घुमा सके। एकदम उल्टी सोच से बना डिजाइन जो उस समय आम नहीं था। अब आता है इतिहास का असली पल। 23 अक्टूबर 1906, बागातेल फील्ड, पेरिस। भीड़ जमा थी, पत्रकार थे, वैज्ञानिक थे और आंखों में सवाल, क्या ये उड़ पाएगा? और जब सैंटोस डुमोंट ने इंजन स्टार्ट किया, पंखा घूमा और अचानक 14/20 जमीन से लगभग 2.5 मीटर ऊपर उठकर 60 मीटर तक उड़ गया। भीड़ चिल्ला उठी। यह था इतिहास का वो पहला पल जब किसी मशीन ने इंजन के बल पर खुले मैदान में, गवाहों के सामने, बिना किसी सहारे के उड़ान भरी। हाँ, ये उड़ान बहुत लंबी नहीं थी और लैंडिंग थोड़ी झटकेदार थी, लेकिन कोई जानलेवा दुर्घटना नहीं हुई। बल्कि सैंटोस डुमोंट को उसी दिन फ्रेंच एरो क्लब की तरफ से पहला एयर ट्रैवल अवार्ड भी मिला। 14/20 दिखने में जितना असंभव लगता था, उतना ही संभव उसने कर दिखाया। वो ना तो सबसे सुंदर था, ना सबसे तेज, लेकिन वो था पहला सार्वजनिक उड़ता हुआ सपना जिसे हर किसी ने अपनी आंखों से देखा। नंबर 1, राइट फ्लायर। 1903 का दिसंबर। उत्तरी कैरोलिना की सर्द हवा और 2 भाई, विल्बर और ऑरविल राइट, जिनकी आंखों में एक सपना था, इंसान को परिंदों की तरह उड़ते हुए देखना। यह सपना कोई आज का नहीं था। सदियों से लोग उड़ना चाहते थे, कभी पंख बांधकर पहाड़ से कूदे, कभी गुब्बारे बनाए, लेकिन आज तक कोई भी इंजन वाली मशीन नहीं बना पाया था जो जमीन से उठकर आसमान में टिक सके। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास, जब इन 2 भाइयों ने बनाया दुनिया का पहला हवाई जहाज, राइट फ्लायर, जिसे सही मायनों में कहा जाता है मानव इतिहास का पहला इंजन चालित, नियंत्रित और सफल हवाई यान।
इस फ्लायर की बनावट बहुत ही साधारण पर जटिल थी। ढांचा पूरी तरह से लकड़ी, कैनवास और लोहे की पतली डंडियों से बना था। इसके ऊपर और नीचे 2 लंबे पंख थे जो देखने में किसी बड़ी सीढ़ी जैसे लगते थे। इसके बीच में पायलट को लेटकर उड़ाना पड़ता था ताकि शरीर से हवा कम टकराए और संतुलन बना रहे। इंजन 12 हॉर्स पावर का था जो राइट भाइयों ने खुद डिजाइन किया था। ये इंजन एक चेन सिस्टम से 2 प्रोपेलर चलाता था जो विमान को पीछे से धक्का देता था। इसे पुशर डिजाइन कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि यह मशीन बनी। सबसे बड़ी बात थी वो पल। 17 दिसंबर 1903 सुबह 10:35 जब ऑरवेल राइट इस मशीन में लेटे, इंजन स्टार्ट किया और दुनिया ने पहली बार देखा कि इंसान की बनाई मशीन जमीन से उठकर 12 सेकंड तक हवा में तैरती है और लगभग 120 फीट यानी 36 मीटर की दूरी तय करती है। ये पल इतिहास था। यही वो शुरुआत थी जहां से इंसान का उड़ान भरने का सपना एक एक करके साकार होने लगा। उस दिन कुल 4 उड़ानें भरी गईं और सबसे लंबी उड़ान 260 मीटर तक गई, लगभग 1 मिनट तक हवा में रहकर। राइट फ्लायर देखने में कोई आकर्षक विमान नहीं था। खुला ढांचा, पायलट पेट के बल, लकड़ी की स्की की तरह लैंडिंग स्लाइड। लेकिन यही मशीन वो थी जिसने आसमान की पहली सीढ़ी रखी। इस उड़ान में कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई, बस लैंडिंग में हल्के झटके आए क्योंकि उस जमाने में रबर के पहिए भी नहीं थे। लेकिन राइट फ्लायर ने यह दिखा दिया कि अब इंसान सिर्फ सपने में ही नहीं, हकीकत में भी उड़ सकता है। यही था वो दिन जब जमीन से आसमान की दूरी पहली बार मापी गई, पंखों से नहीं, हिम्मत से। धन्यवाद दोस्तों, आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा। इसके लिए दिल से शुक्रिया। इस तरह का वीडियो बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगती है। हमें इसे तैयार करने में करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं, रिसर्च से लेकर स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, एडिटिंग और प्रेजेंटेशन तक। और इस मेहनत का हम आपसे बस एक छोटा सा तोहफा चाहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए एकदम फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।